गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो सारे? बढ़िया। आ गए? आ गए बच्चे। चलो, तो कल आप लोगों का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था बच्चों। पहले मैं ये पूछ लेती हूँ आप लोगों को, 3 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों चैप्टरों में से किसी थ्योरी, किसी संकल्पना में, किसी अवधारणा में कोई डाउट, किसी चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो प्लीज बता दो बच्चों। देखो, जरूरी होता है मेरे लिए जानना कि मैं आगे बढ़े जा रही हूँ कि आप लोगों को पीछे का भी समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। आप लोगों को पीछे का ही नहीं समझ में आ रहा हो, मैं आगे बढ़ जा रही हूँ तो फिर उसका फायदा नहीं है। आप लोग पहले बता दो, पीछे का आपको सारा समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? कुछ भी डाउट हो तो पूछ लो बच्चे, क्योंकि आगे फिर हम बढ़े हैं और आपको पीछे का ही समझ नहीं आ रहा है तो फिर आगे का पढ़ने से क्या फायदा है। चीजें तो लिंक तो होती हैं, एक से एक, एक से एक, एक से एक। हम्म तो आप लोग जवाब भी नहीं देते हो। यस और नो में तो दे दिया करो, यस ही बोल दो मैडम आ गए। हाँ, गुड मॉर्निंग तो दे दी मैंने, जो पता बच्चों ने गुड मॉर्निंग तो करी दी। चलिए खैर, आप लोग नहीं दे रहे जवाब तो इसका अब मैं क्या कर सकती हूँ। लास्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का। कार्बनिक विलेय पदार्थों का स्थानांतरण। ठीक है, कार्बनिक विलेय पदार्थों का अभी तक हम लोगों ने किसका पढ़ा था? अकार्बनिक पदार्थों का पढ़ा था। अकार्बनिक पदार्थों में हमने किसका पढ़ा? जल का। हमने कहा था कि जल होता है, जल के साथ साथ क्या स्थानांतरित होता है? आपके मिनरल्स जितने भी होते हैं जो हम जानते हैं, मिनरल्स वगैरह हैं जिसका अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी हमने लास्ट चैप्टर वही पढ़ा है, मिनरल अपटेक, खनिज का अवशोषण। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये सब किससे होती हैं? आपकी जाइलम से होती है, आपने देखा था। ठीक है, मतलब पानी का जो अवशोषण होता है वो किससे होता है? जाइलम से होता है, जिसके लिए हम लोगों ने किसकी टेक्निक पढ़ी थी? रसारोहण पढ़ा था, रसारोहण पढ़ा था हम लोगों ने। अब हम किसकी पढ़ रहे हैं? कार्बनिक विलेय पदार्थों का। और कार्बनिक विलेय पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक सॉल्यूट, और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स क्या है? जो हमारी पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संश्लेषित की जाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में संश्लेषित भोजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पत्तियों में संश्लेषित भोजन, या पत्तियों के द्वारा संश्लेषित भोजन, या संचित भोजन। तो ये आपका क्या होता है? आपका कार्बनिक विलेय पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स ये होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो टाइप के होते हैं, यानी कि एक तो होता है हमारा स्रोत, जिसे हम कहते हैं सोर्स, और एक होता है हमारा सिंक, जिसे इंग्लिश में भी सिंक भी कहा जाता है। ठीक है, स्रोत क्या होते हैं? वो जगह या वो पदार्थ या वो हम ये कहते हैं ऑर्गन। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं? भोजन का संश्लेषण करते हैं। जो कि ज्यादातर क्या है? नॉर्मली क्या होती है? पत्तियां वही है। ठीक है, कुछ एक आध एक्सेप्शन, जैसे कि अब आप बात करेंगे मैडम, कैक्टस है, उसके अंदर तो तना हरा हो जाता है, तना प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, किसी के अंदर किसी की जड़ भी कर रही है। ठीक है, तो वो एक अलग एक्सेप्शन है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। पर हम जानते हैं कि 90-95% केसेस में, 90-95% पादपों में क्या करती हैं? पत्तियों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का संश्लेषण किया जाता है। तो वो क्या करती हैं? वो किसकी तरह काम कर रही है? स्रोत की तरह काम कर रही है। और सिंक की तरह काम कौन होता है? जहां भोजन संचित होता है, यानी कि स्टोर होता है, संचित होता है, या उपापचयी क्रियाओं में, उपापचयी क्रियाओं में
इस्तेमाल होता है या उपयोग होता है। ठीक है, सिंक क्या चीज है? सिंक वो जगह है जहां पर भोजन या तो आपका संचित हो रहा है, संचित मतलब स्टोर हो रहा है, या उपापचय क्रियाओं में उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसके लिए सबसे ज्यादा क्या होती है हमारी? जड़, मूल, जड़ ही होता है। सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल है तो वो क्या है? जड़ है। क्योंकि हम जानते हैं तना तो है, तना तो फिर भी प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, जैसे कि किसी किसी पादप में तना प्रकाश संश्लेषित होता है, तो तना तो फिर भी कर लेता है। लेकिन जड़ क्या होती है? जड़ पूरी तरह से कैसी होती है? उनको भोजन की आवश्यकता होती है, और भोजन उनको मिलता है तो या तो वो संचित कर लेते हैं भोजन को, या अपनी जो उसकी क्रियाएं होती है, जैसे कि आपके कार्बनिक पदार्थों, विलय पदार्थों का अवशोषण है, जैसे खनिज है तो खनिज का अवशोषण है, तो ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, मैंने आपको बताया था जैसे एटीपी का इस्तेमाल होता है, तो ये सारी क्रियाओं के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो उनको इधर किससे मिलती है? भोजन से मिलती है। तो जड़ को भोजन चाहिए होता है। तो जड़ किसकी तरह कार्य करती है? सिंक की तरह। तो ये जो स्थानांतरण होता है, ये स्थानांतरण कैसा होता है? स्रोत से सिंक की तरह। जो स्थानांतरण होता है बच्चों कैसा होता है? स्रोत से, सोर्स से सिंक की तरफ स्थानांतरण होता है, स्रोत से सिंक की तरफ इसका स्थानांतरण हो रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, जिसे ये जो स्रोत से सिंक तक का चालन है, इसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक विलय पदार्थों का स्थानांतरण। कार्बनिक विलय पदार्थों का स्थानांतरण। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो ये है। इसके बाद स्थानांतरण का पथ, ये तो जनरल बात करी हम लोगों ने। स्थानांतरण का पथ, स्थानांतरण जो हो रहा है उसका क्या पथ है? ये किसमें, ये क्या होता है आपका? ये आपका करा जाता है। तो अगर मैं बात करूं, निम्न छोटे पादप जो होते हैं, निम्न पादप, जैसे कि हमारे कौन से? हर्ब है, हर्ब से हमारे निम्न पादप नहीं आते हैं, ठीक है। या फिर छोटे पादप, अब छोटे पादप में बहुत सारे आ सकते हैं, हर्ब भी आ सकते हैं, कुछ श्रब्स भी आ सकते हैं। आ सकते नहीं? आ सकते, आ सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो पादप होते हैं, इनके अंदर तो क्या होता है कि जो स्थानांतरण होता है वो बहुत कम मतलब कम दूरी के लिए, ऊंचाई बहुत कम है, कम है कि नहीं कहिए भाई? छोटा सा पादप है, इतना बड़ा पादप है तो छोटा सा पादप है, तो इसका जो अभिगमन है, जो स्थानांतरण है, उसकी ऊंचाई क्या है? कम है। तो ऐसे पादपों में तो स्थानांतरण वैसे भी हो जाता है कि भाई मतलब यहाँ पे आपकी लीफ है, यहीं पर आपका स्टेम हो गया, एक छोटा सा आपका रूट हो गया, तो इसमें स्थानांतरण होना बहुत आसान होता है। लेकिन दिक्कत किसमें आती है? ऊंचे पादपों में। जैसे कि हमारे यूकेलिप्टस है, जो कितने कितने 90-90 मीटर के है या नहीं है? ठीक है, 90-90 91-91 मीटर के है ये। तो इन पादपों में दिक्कत आती है किसकी? आपके स्थानांतरण की। तो इन पादपों में स्थानांतरण के लिए आपके स्पेशल सेल विशिष्ट कोशिकाएं, विशिष्ट आपके सबपूल पाए जाते हैं, और वह क्या कहलाते हैं? आपके संवहन पूल। ये जो आपके क्या चीज? जाइलम और फ्लोयम, जाइलम और फ्लोयम, ये मिलकर क्या बनाते हैं? आपके संवहन पूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, किन पादपों में? जो पादप बड़े आपके कैसे होते हैं? ऊंचे ऊंचे होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जितनी भी आपकी कोशिकाएं हैं, जितनी भी आपकी हरित, जो आपकी, मैं कहूं जो हरित कोशिकाएं नहीं है, जो कोशिकाएं आपकी हरित नहीं है, वो किस पर निर्भर है? आपके भोज्य पदार्थों पर निर्भर है। भाई सीधी बात है, श्वसन है। प्रकाश संश्लेषण में तो क्या हो गया? भोजन खुद बना रहा है, लेकिन श्वसन के समय जब श्वसन हो रहा है तो उस समय ये क्या है? इसको भोजन चाहिए, भोज्य पदार्थों पर निर्भर है। तो इस कंडीशन पे इसको क्या चाहिए? इसका अभिगमन चाहिए। भाई भोज्य पदार्थों का अभिगमन भी तो होना चाहिए। तो वो किसके द्वारा होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, मतलब फ्लोएम के द्वारा और जाइलम के द्वारा होता है। इसको बोलते हैं हम संवहन पूल। क्लियर बच्चों? ठीक है, चलो। अच्छा,
संवहन पूल जो होते हैं, ये जो संवहन पूल है, वेस्कुलर बंडल, संवहन पूल, वेस्कुलर बंडल। अगर मैं बात करूं द्विबीजपत्री पादपों, द्विबीजपत्री पादप डाइकॉट, द्विबीजपत्री पादपों में तो वेस्कुलर बंडल्स कैसे मिलते हैं, वलय में, यानी कि रिंग के रूप में, इस तरह से। ठीक है, द्विबीजपत्री पादपों में संवहन फूल किसके रूप में मिलते हैं, वलय के रूप में मिलते हैं, जबकि एक बीजपत्री पादपों में, एक बीजपत्री पादप मोनोकॉट किसके रूप में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, बिखरे हुए। जैसे कि मान लो ये है, तो यहाँ पर एक वेस्कुलर बंडल, यहाँ एक वेस्कुलर बंडल, यहाँ एक वेस्कुलर बंडल, इस तरीके से, कोई वलय नहीं। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल यानी कि जो संवहन फूल है वो कैसे होते हैं, एक बीजपत्री पादपों में तो आपके बिखरे हुए होते हैं, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में कैसे होते हैं, ये एक वलय के रूप में होते हैं। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, ये जो था मतलब ये जो स्थानांतरण हो रहा है, ये फ्लोएम से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें कैसे पता चले। भाई सीधी बात है कि जो मतलब हमने ये बात तो देख ली कि जो हमारी जाइलम की कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, मृत होती है, और उन्हीं के द्वारा पानी का अवशोषण होता है। ये चीज, इसके लिए भी हमने कई अवधारणाएं पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, याद हो तो आपको। ठीक है, तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। बाल्सम डाई जो पढ़ा था हमने, ईओसिन डाई पढ़ा था, ईओसिन डाई से स्टेन कर दिया था। एक में हमने वलय के रूप में हमने जाइलम को निकाल दिया था, याद आया ना आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। अब हमें किसकी पढ़नी है, अब हमें फ्लोएम का देखना है। क्यों, क्योंकि हमने ये कह तो दिया कि जाइलम के द्वारा पानी का हो रहा है, फ्लोएम के द्वारा भोजन का हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है भी नहीं हो रहा है, हमें क्या पता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बस एक ही चीज है, क्या, आपके एक्सपेरिमेंट या थ्योरी, कई सारी थ्योरियां दी हुई हैं, तो इन थ्योरियों के बारे में पढ़ते हैं। चलो, वलयन अथवा मेखला प्रयोग, यानी कि रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। मैम चौक मंगवा, रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, रिंगिंग और गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट उसी की तरह जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था। अच्छा एक बात बताओ, जाइलम तो कहाँ होता है, बीच में होता है। अच्छा इसका एक डेवलपमेंट अगर मैं आपको दिखाऊं, तो शायद मैंने आपको पहले जब हमने रिंगिंग वो पढ़ा था वलय प्रयोग इसमें जाइलम में, तब भी मैंने ये बात करी थी। एक बार यहाँ पे फिर बात कर लेते हैं। ये आपका क्या है, इस तरह से, ठीक है, क्या है ये, वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल लगे हुए हैं। बाहर की तरफ क्या होता है, फ्लोएम होता है, अंदर की तरफ क्या होता है, जाइलम होता है, इस तरह से। अंदर की तरफ क्या है, जाइलम है, और बाहर की तरफ क्या है, फ्लोएम है। और दोनों वेस्कुलर बंडल, ये जो आप देख रहे हैं, ये बीच में, ये जो रिंग आप देख रहे हैं, ये जो वलय आप देख रहे हैं, ये वलय, ये क्या है आपकी कैम्बियम एधा, क्या है ये आपकी कैम्बियम एधा, जो क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एधा है, ये जो एधा है, इसकी इसकी कैपेसिटी, इसकी जो क्षमता होती है, वो क्या करना होता है, विभाजन करना होता है। ठीक है, तो ये विभाजन करती है, और विभाजन करने के बाद फ्लोएम है, तो और फ्लोएम बनाएगी। भाई विभाजन करेगी तो क्या करेगी, और फ्लोएम बनाएगी, तो फ्लोएम कहाँ की तरफ बनाएगी, बाहर की तरफ, क्योंकि फ्लोएम कहाँ बनता है, बाहर की तरफ, और जाइलम कहाँ बनता है, अंदर की तरफ। तो देखना इधर, जैसे मान लो ये एक रिंग है, एक और रिंग इसने बनाया बाहर की तरफ, और एक रिंग बनाया इसने अंदर की तरफ।
ठीक है, तो ये कौन सा, अच्छा, अब अभी तक ये था, एक एक जाइलम की रिंग थी, ये एक जाइलम था। अब इसने क्या किया, इसको धक्का दिया अंदर की तरफ, तो जो पुरानी जाइलम है वो तो कहाँ गई, अंदर आ गई, यानी कि x1 पुरानी वाली जाइलम है ये वाली। अब जो नई जाइलम बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ बनेगी x2। ठीक है, ऐसे ही जो पुरानी वाली फ्लोएम है, एक और रिंग बना रही है ये। ठीक है, जो पुरानी वाली फ्लोएम है वो कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है, क्योंकि वो बाहर ही तो जाएगी भाई, धक्का पड़ेगा तो बाहर ही तो जाएगी। तो ये पुरानी वाली हो गई और ये नई वाली हो गई। हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे ही बनेगा भाई, जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। तो जो पुराना फ्लोएम है वो कहाँ जाता चला जाएगा, सबसे बाहर जाता चला जाएगा, और जो पुराना जाइलम है वो कहाँ जाता जाएगा, सबसे अंदर जाता जाएगा। तो इस तरह से जब इसका डिवीजन होता रहता है, इसका एधा का, एधा की वजह से जब डिवीजन होता रहता है, तो जो तना है, आपने देखा होगा ये जो आप सेकेंडरी को द्वितीयक वृद्धि जैसे हम कहते हैं, द्वितीयक वृद्धि, द्वितीयक वृद्धि आप जानते हैं, द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो द्वितीयक वृद्धि में क्या होता है आपको पता है, आप किस में पाई जाती है, पहली बात तो मैं बात करूं कि द्वितीयक वृद्धि केवल द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, एक बीजपत्री पादपों में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। द्वितीयक वृद्धि के समय क्या होता है, जितने भी आप ये पादप देख रहे हैं जो द्विबीजपत्री पादप है, आप देखेंगे उनके तने ऐसे मोटे मोटे चौड़े चौड़े हरे भूरे भूरे रंग से जाते हैं, तो ये क्या है, ये इनमें होने वाली द्वितीयक वृद्धि के कारण ही है। तो ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि के समय में क्या रहता है, जो एधा है वो क्रियाशील रहती है, और क्रियाशील रहते हुए वो क्या करती है, बाहर की तरफ फ्लोएम बनाती जाती है और अंदर की तरफ जाइलम बनाती जाती है। तो इस तरह से देखो, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रिंग दिखाई देने लगती है। तो बाहर की तरफ क्या होती है, वलय दिखाई देने लगती है, बाहर की तरफ सबसे पुरानी वाली फ्लोएम, ठीक है, और अंदर की तरफ सबसे पुरानी वाली जाइलम। इस तरह से बनता है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि फ्लोएम कहाँ है, बाहर की तरफ है, यानी कि जो आप बाहर की जो छाल देख रहे हैं, अगर कोई पादप है, मैं उसमें से क्या हटाना चाहती हूँ, फ्लोएम हटाना चाहती हूँ किसी पादप में, तो मैं बाहर की जो छाल है उसको हटा सकती हूँ, हटा सकती हूँ, नहीं हटा सकती भाई, ये एक पादप है आपका, ये पादप है, जैसे मान लो ये इधर बना, ये हमने खूब मोटा एक पादप बनाया, ठीक है, ये बीच में इसमें ये जाइलम हो गया, ठीक है, बाकी की क्या है इसकी, ये द्वितीयक वृद्धि है, यानी कि फ्लोएम बना है। अच्छा, एक चीज और आप कहेंगे कि मैडम ऐसे फ्लोएम ही बनता चला जाता है, इसको फ्लोएम ही कहेंगे, इसको फ्लोएम कहते नहीं है। जब बाद में ये बहुत मोटा हो जाता है, बाहर की तरफ चलने लगता है, तो ये जो बाहर की तरफ बनने लगता है इसको कॉर्क कहते हैं। दरअसल कॉर्क क्या चीज है, कॉर्क क्या होता है कि बार बार प्रेशर पड़ने की वजह से, ये जो सबसे पुराना फ्लोएम है इस पर क्या पड़ रहा है, बार बार अंदर की तरफ से प्रेशर पड़ रहा है, प्रेशर पड़ने की वजह से ये फ्लोएम मृत हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, मृत हो जाता है, मर जाता है, और मरने के बाद ये हार्ड हो जाता है, इसके अंदर टेनिन सुबेरिन इन सब का डिपोजिशन, मतलब इन सब का इसके निक्षेपण हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। क्लियर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्क बोल रहे हैं। अब हमने क्या किया है, अब हम कौन सा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, वलयन अथवा मेखला प्रयोग देख रहे हैं, इसमें से हमने क्या किया है, एक रिंग के रूप में, एक वलय के रूप में हमने इसका जो बाहर की तरफ से फ्लोएम यानी कि छाल, कॉर्क, और कॉर्क के अंदर कुछ भाग फ्लोएम का, कुछ भाग फ्लोएम का हमने क्या कर दिया है, निकाल दिया है। तो मैंने क्या किया, जैसे ये है पादप, तो इसको मैंने निकाल दिया, तो ये इस तरह से मैंने दे, ये रहा ऐसे, ये रहा, मतलब एक पादप तो ये है, एक पादप ये है, जिसमें से मैंने क्या कर दिया, इधर तो मैंने क्या किया है, रखा है पूरा जो पादप है वो रखा है, लेकिन यहाँ से क्या किया मैंने, वलय के रूप में बाहर से पादप की क्या करिए, छाल निकाल दी है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होता है बच्चों कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि ऊपर से आते वक्त, ऊपर से आते वक्त यहाँ पर एक सूजन,
सूजन यानी कि यहाँ पर जो पादप का जो भाग था वो हमको कैसा दिखाई दे रहा है, मोटा दिखाई दे रहा है। ये वाला जो भाग है पादप का, ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, मोटा दिखाई दे रहा है, चौड़ा चौड़ा फैला फैला दिखाई दे रहा है। तो जब इसका एक्सपेरिमेंट, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं नीचे से पानी का तो जा ही रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, पानी तो हो ही रहा है, क्योंकि वो किससे होता है, जाइलम से होता है। जाइलम को हमने छेड़ा नहीं है, जाइलम से तो हो रहा है, यानी कि नीचे की तरफ तो कुछ भी नहीं है, केवल कहाँ है, ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ जो सॉल्यूट है, यानी कि जो पदार्थ है, विलेय पदार्थ है, उनका क्या हो गया है, यहाँ पर निक्षेपण हो गया या जमाव हो गया है। और जब इसकी स्टडी की गई तो इसमें क्या मिला हमें, कार्बनिक पदार्थ। और ये जो सूजन थी, ये जो सूजन थी, ये जो आपका कार्बनिक विलेय पदार्थों का निक्षेपण था, जब इनको देखा गया कि ये कहाँ पे मिले हैं, तो ये देखा गया कहाँ मिले थे, ये फ्लोएम में मिले थे। तो ये दो चीज को बताता है। पहली चीज तो ये बताता है कि इसका जो गमन होता है, जो उसका पथ है, वो कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर है। कैसे बता रहा है, ये ऊपर से नीचे की ओर है, यानी कि स्रोत कहाँ है, ऊपर है, और सिंक कहाँ है, नीचे। तो एक तो हमें ये समझ में आ गया कि स्रोत कौन से हमारी पत्तियां हैं, और सिंक के हमारे नीचे के जड़ और नीचे का जो तना भाग है उसको कह रहे हैं। ठीक है, साथ में हमें क्या पता चल गया कि जो कार्बनिक विलेय पदार्थ होते हैं, इनका जो गमन होता है वो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो ये था आपका वलयन अथवा मेखला प्रयोग। समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या देखने को मिलता है, कई बार क्या होता है, क्योंकि नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा, पत्तियां तो बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि पत्तियों को तो क्या है, ये पत्तियां हैं ऊपर, ठीक है। अब नीचे से पानी जा रहा है, ऊपर से वो अपने आप अपना भोजन संश्लेषित कर रही है, तो पत्तियां तो ठीक है। लेकिन जब हमने इस तरह से इसमें से क्या हटा दिया, एक वलय करके हमने इसको हटा दिया, तो ये देखने को मिला कि नीचे जो जड़ थी वो क्या होने लगी, धीरे धीरे मरने लगी है। तो ये बात भी समझ में आ गई कि स्रोत को तो क्या है आपकी पत्ती है, और सिंक क्या है, जड़ है। तो जड़ क्या होती है, हालांकि जड़ मरने लगेगी तो अपने आप तो पादप ही मरने लगेगा, क्यों, पत्तियों को भी पानी नहीं पहुंचेगा, पानी का शोषण नहीं होगा, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले जब विलय पदार्थों का नीचे गमन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या मरने लगती है, आपकी जड़ मरने लगती है। सबसे पहले प्रभाव किस पे देखने को मिलता है, जड़ पे देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी पादप से एक वलय के रूप में अगर फ्लोएम को हटा दिया जाए, तो सबसे पहला प्रभाव आपको किस पर देखने को मिलेगा, किस भाग पर देखने को मिलेगा, तो किस पर, जड़ पर इसका पहला प्रभाव हमें देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों, वलयन अथवा मेखला प्रयोग। अब बात करते हैं अगला अगला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अगला एफिड शूकिका, एफिड शूकिका से प्राप्त रस का विश्लेषण। एफिड शूकिका से प्राप्त रस का विश्लेषण। एफिड शूकिका क्या है, स्टाइलेट, एफिड स्टाइलेट। स्टाइलेट क्या होती है, शूकिका क्या होती है, जो एफिड होता है, एफिड क्या है, एक तरह का कीट है, जो किसको क्या, जो किसका भोजन करता है, पादप के रस का, यानी कि सेल सेप का, कोशिका रस का क्या करता है, भोजन करता है। तो पादपों में जो ये जो होता है हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है, इसका भोजन करता है, ये इसको चूसता है, किसके द्वारा, इसकी शूकिका जो डंक होता है इसका, इसकी स्टाइलेट जो होती है, जिससे ये ऐसे पादप में एक स्टिंग जैसा, एक नुकीला नीडल जैसा, ठीक है, उसको मारता है, और वहां से क्या करता है, फिर रस का अवशोषण ये करता है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, इधर देखिएगा, पादप एफिड अंदर स्ट्रंग अपना एंटीना मारता है, अपना
अंदर की तरफ गड्ढा करता है अपनी स्टिंग, अपनी सुई किसी वो उसके द्वारा, और उससे क्या करता है फिर ये रस प्राप्त करता है। ठीक है, अब इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया कि जब इसने इसमें ऐसे गड्ढा किया, ठीक है, उस टाइम पर क्या किया, इसके इस एसिड को लिया और बेहोश कर दिया। इस एसिड को क्या किया, बेहोश कर दिया, और इसकी स्टाइलेट को निकाल दिया। जो उसकी शुकिका है उसको क्या कर दिया है, निकाल दिया। यानी कि जो एसिड है इसकी स्टाइलेट यानी कि शुकिका, ठीक है, इसको क्या किया, रिमूव, निकाल दिया। एसिड की शुक्रिका को क्या कर दिया बच्चों, रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है। तो इसको निकालने की वजह से अब क्या देखा गया कि पादप में जिस जगह मतलब एसिड जो होता है वो जिस जगह छेद करता है, जिस जगह से वो अपना रस लेता है, वहां से क्या निकलने लगा है, रस निकलता है स्थैतिक दाब की वजह से। क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, ऑब्वियस बात है, पाइप है, आपने देखा होगा पानी का पाइप होता है जिसमें से पानी जाता है, आप उसमें छेद करते हो उस जगह से पानी निकलने लगता है, नहीं निकलने लगता, निकलने लगता है। किसकी वजह से, दाब की वजह से। तो वैसे ही यहाँ पर फ्लोएम में क्या होता है, दाब होता है, उस दाब की वजह से इसमें से क्या निकलने लगता है, रस निकलने लगता है। और जब इस रस का विश्लेषण किया गया, जब इस रस का क्या किया गया बच्चों, विश्लेषण किया गया, तो इस रस के विश्लेषण पर यह देखा गया कि उसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। बच्चों रिज्वाइन कर लीजिए पहले क्लास।